नमस्कार, आदाब, इस्तकबाल, खैर मक़दम में साथियों, हम भाषाई कौशलों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने श्रवण कौशल का अध्ययन कर लिया है। आज जो हमारा बिंदु है, वो है उच्चारण कौशल और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति। उच्चारण कौशल का मुख्य उद्देश्य यदि आपसे पूछे, तो आपका उत्तर होगा मौखिक अभिव्यक्ति। जो पहला हमने कौशल पढ़ा था श्रवण कौशल, उसका मुख्य उद्देश्य क्या बताया था मित्रों मैंने? सुन करके अर्थ ग्रहण करना श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य था। जबकि उच्चारण कौशल का जो मुख्य उद्देश्य है वो है मौखिक अभिव्यक्ति। आपको चारों कौशलों के मुख्य उद्देश्य निश्चित रूप से याद होने चाहिए। कई बार सामान्य से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि उच्चारण कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है, श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो चारों कौशलों में से इनके उद्देश्य भी पूछे जा सकते हैं। तो उच्चारण कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति। भाषा में उच्चारण के महत्व को दर्शाते हुए कहा गया है कि भाषा के अंतर्गत व्याकरण से अधिक शुद्ध उच्चारण महत्व रखता है। तो व्याकरण से भी अधिक महत्वपूर्ण किसका है? शुद्ध उच्चारण का। इस बात का आपको बराबर ध्यान रखना है। शुद्ध उच्चारित वाक्य व्याकरण असम्मत होने पर भी अर्थ प्रदान करता है, परंतु व्याकरण सम्मत वाक्य अशुद्ध उच्चारण के कारण अपूर्ण माना जाता है, क्योंकि श्रोता उसे समझ नहीं पाता है। प्राचीन काल में वेद अध्ययन उच्चारण का विशेष महत्व था, इसलिए वेदों को गुरु अपने शिष्य को व्यक्तिगत रूप से पढ़ाता था। शुद्ध उच्चारण की महत्ता संस्कृत के एक श्लोक से हम देख सकते हैं कि यद्यपि बहुनादिशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजन है स्वजनो माँ भूत सकलम शकलम सकृत सकृत। यानी कि इस श्लोक में बताया गया है कि हे पुत्र, यद्यपि तूने बहुत अध्ययन कर लिया है, फिर भी व्याकरण पढ़ो। यदि तुम व्याकरण पढ़ लोगे तो आप स्वजन में और स्वजन जो कुत्ता होता है उसमें अंतर कर पाओगे। शकल के स्थान पर शकल और शकृत के स्थान पर शकृत का उच्चारण नहीं करोगे। तो देखिए, उच्चारण कौशल में जो महत्वपूर्ण होता है कि शुद्ध उच्चारण पर बल होता है। उच्चारण कौशल में किस पर बल होगा? शुद्ध उच्चारण पर बल होगा। मुख्य उद्देश्य क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति है। चलिए, ये जो उच्चारण कौशल है, इसमें शिक्षा में क्या महत्व, उच्चारण शिक्षा का क्या महत्व है, इस बारे में जरा देखेंगे। उच्चारण शिक्षा का महत्व। तो उच्चारण शिक्षा के महत्व की हम बात करें तो उच्चारण शिक्षण भाषा का ज्ञान इसमें आवश्यक अंग है। उच्चारण शिक्षण में भाषा का ज्ञान आवश्यक है। भाषा में संप्रेषण का प्रमुख माध्यम है। भाषा में संप्रेषण का प्रमुख माध्यम है। भाषा शिक्षा में शब्दों व ध्वनियों का विशेष स्थान होता है। शुद्ध उच्चारण द्वारा भाव अभिव्यक्ति यथोपयुक्त होती है। शुद्ध उच्चारण के द्वारा भाषा क्या होती है? परिष्कृत होती है, भाषा का परिष्कार होता है। शुद्ध उच्चारण के माध्यम से संप्रेषणीयता में बाधा आती है। अगर अशुद्ध उच्चारण होगा तो किस में बाधा आएगी? संप्रेषणीयता में बाधा आएगी। अब है उच्चारण भेद के कारण प्रत्येक व्यक्ति का उच्चारण भेद दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। इस उच्चारण भेद में निम्न व्यक्तिगत भूमिका निभाती है। व्यक्तिगत जो भिन्नता होती है वो कुछ भूमिका निभाती है। व्यक्तिगत भिन्नता में आप देखोगे शारीरिक प्रभाव। यदि व्यक्ति हकलाता है, तुतलाता है या कोई अन्य रोग से पीड़ित है, गूंगापन है, गले में सूजन है, तो उसका उच्चारण इतना स्पष्ट नहीं होता है। मानसिक प्रभाव की हम बात करें तो मानसिक प्रभाव में यदि व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो उसकी अच्छी वाणी निसृत नहीं होती। जितना व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होगा उतना ही शुद्ध उच्चारण करेगा। अब एक भौगोलिक प्रभाव की यदि हम बात करें, भौगोलिक प्रभाव, अगला प्रभाव क्या है? भौगोलिक प्रभाव क्षेत्र विशेष का जो भाषाई प्रभाव है वो प्रत्येक व्यक्ति पर देखा जाता है। जिस भी क्षेत्र का व्यक्ति होगा वहाँ के जो लोकल लैंग्वेज के जो शब्द हैं वो उसकी भाषा में उसका पुट अवश्य होता ही होता है। तो भौगोलिक प्रभाव भी महत्व रखता है। आप ब्रजभाषा देखें, खड़ी बोली देखें, राजस्थानी देखें, इसमें इनके शब्दों में ही आपको अंतर दिखाई देता है। इस बात को आप देख सकते हैं। अगला सामाजिक प्रभाव। बिल्कुल सामाजिक प्रभाव भी होता है। जिस प्रकार के हम समाज में रहेंगे, जिस प्रकार से हमने जिस समाज में पढ़ा लिखा है,
उसी प्रकार के हम भाषा बोलते हैं। अशिक्षित वर्ग की भाषा अलग होती है, शिक्षित वर्ग की भाषा अलग होती है। अशिक्षित लोग जो परिवार को परिवार भी बोल सकते हैं, बुद्ध को युद्ध भी बोल सकते हैं। अंग्रेजी समाज से प्रभावित व्यक्ति यदि हिंदी भी बोलेगा तो उसमें अंग्रेजी ज़्यादा होती है। आप किसी अंग्रेज से हिंदी बुलवा करके देखो, आप अलग ही स्पष्ट पकड़ जाओगे कि अंग्रेज है और ये हिंदी बोलने का प्रयास कर रहा है। अगला है अज्ञानता। अब किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, किसी भाषा का ज्ञान नहीं है, किसी उच्चारण का ज्ञान नहीं है, तो भाषा के ज्ञान अभाव के कारण उच्चारण में त्रुटियां होना स्वाभाविक होता है। उसके बाद हम अगला बिंदु देखें तो है आपके असावधानी। बिल्कुल असावधानी अगर आप बरतोगे तो भी अशुद्धि होगी, निश्चित रूप से उच्चारण में शुद्धिकरण नहीं आ पाएगा। अगला है शिक्षक द्वारा अशुद्ध उच्चारण किया जाना। शिक्षक को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसे अशुद्ध उच्चारण नहीं करना चाहिए। किसी भी भाषा का कोई भी शिक्षक यदि त्रुटियां करता है तो छात्र उसके प्रभाव को ग्रहण करते हैं और सीखे हुए अशुद्ध ज्ञान को ही प्रदर्शित करते हैं। वे स्वयं भी उच्चारण में त्रुटि करते जाते हैं। ध्वनि यंत्रों में दोष का परिणाम भी अशुद्ध उच्चारण है। ध्वनि यंत्रों में दोष का परिणाम भी अशुद्ध उच्चारण है। भाषा वैज्ञानिक आचार्यों के अनुसार उच्चारण भेद के क्या कारण हैं? तो शीघ्र प्रयत्न और प्रयत्न लाघव। शीघ्र प्रयत्न यानी कि शुद्ध शीघ्रता के कारण अशुद्ध उच्चारण हो जाता है। यदि किसी भाषा को बोल रहे हैं अगर शीघ्रता कर रहे हैं तो उससे बेहतर। उच्चारण में कम अगर श्रम लगा रहा है तो प्रयत्न लाघव के फलस्वरूप भी अशुद्ध उच्चारण हो जाता है। तीसरा हम बात करें कि किसी व्यक्ति की आदत भी होती है अशुद्ध उच्चारण करने की। अनुचित आदत उच्चारण में विकृति उत्पन्न करती है, इस बात का भी आपको बराबर ध्यान रखना है। शुद्ध उच्चारण हेतु किए जाने वाले प्रयास। कक्षा में अध्यापक द्वारा शुद्ध उच्चारण किया जाना चाहिए। छात्रों से शुद्ध उच्चारण कराना चाहिए। यथासंभव सुलेख का अभ्यास कराना चाहिए। व्याकरण नियमों का ज्ञान कराना चाहिए। समान उच्चारण वाले शब्दों का अंतर समझना चाहिए। हिंदी शब्दकोश का प्रयोग करना चाहिए। गद्य पढ़ाते समय वर्तनी शुद्धता पर बल दें। लिखित कार्य की त्रुटियों में सुधार करें। शिक्षक सावधानी से लिखने की प्रेरणा दे बच्चों को। लिपि का पूर्ण और स्पष्ट ज्ञान कराना चाहिए। सावधानी से पढ़ने लिखने पर बल देना चाहिए। शारीरिक दोषों का उपचार करना चाहिए। अगला बिंदु देखें, वर्तनीगत भूलों के निराकरणार्थ अभ्यास मामलों का प्रयोग किया जाना चाहिए। नैदानिक परखों के द्वारा कठिन स्थलों की जानकारी व उपचारात्मक शिक्षण किया जाना चाहिए। अनुलिपि श्रुतलिपि द्वारा वर्तनी का अभ्यास कराना। विद्यार्थियों को कठिनाइयों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना। वर्तनी शिक्षण हेतु दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। खेल पद्धति द्वारा वर्तनीगत शुद्धता का ज्ञान। किस पद्धति के द्वारा? खेल पद्धति के द्वारा वर्तनीगत शुद्धता का ज्ञान कराना। कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखकर सामूहिक रूप से समस्या का निवारण करना। श्यामपट्ट पर आप सामूहिक रूप से समस्या लिखो और उसका निवारण करो। भ्रमपूर्ण शब्दों की सूची तैयार कर उनके शुद्ध लिखने का अभ्यास कराना चाहिए। जिन शब्दों से लग रहा है कि इनसे भ्रम उत्पन्न होता है उनका शुद्धिकरण का प्रयास कराएं। कक्षा में अधिक खड़ी बोली का प्रयोग करना और कुछ समान उच्चारण वाले वर्गों में अंतर स्पष्ट करना। उसके बाद शुद्ध उच्चारण के उपाय। अगला बिंदु है हमारा शुद्ध उच्चारण के क्या क्या उपाय। अध्यापक को स्वयं उसका उच्चारण मानक और शुद्ध करना चाहिए। कक्षा में शुद्ध उच्चारण बोले, बच्चों से शुद्ध उच्चारण कराए। उच्चारण दोषपूर्ण हो, जहाँ पर भी छात्र का उच्चारण दोषपूर्ण हो वहाँ ही उसे रोक करके अनुकरण विधि से उच्चारण में सुधार कराए। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। ध्वनियों के उच्चारण स्थान का बोध कराकर अभ्यास कराता रहे। सामान्य रूप से अशुद्ध ध्वनियों वाले शब्दों का चयन कर उनका चार्ट कक्षा में लगाएं, है ना, जो अशुद्ध उच्चारणों का कक्षा और अभ्यास कराते रहें, जैसे शशि, शशक, शांति, इस प्रकार से। और ध्वनि विभेदीकरण का बोध कराएं। टेप रिकॉर्डर है, आपके रेडियो है, दूरदर्शन है,
दूरदर्शन प्रयुक्त मानक ध्वनि का पर ध्यान आकर्षित कराया जाए बच्चे का। शब्दों का आधारिक खंड करके उसका अध्ययन कराएं। आदर्श वाचन कराएं बच्चों का, अनुकरण वाचन कराएं, संवेद वाचन कराएं, कविता पाठ है, कंठस्थीकरण है आदि के द्वारा उच्चारण दोष दूर किया जाता है। अगला जो हमारा कौशल है वो है वर्तनी कौशल, या जिसे हम कहते हैं लेखन कौशल। लेखन कौशल का जो मुख्य उद्देश्य है वो है मित्रों लिखित अभिव्यक्ति। लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य यदि आपसे पूछे तो आपका उत्तर क्या होगा? लिखित अभिव्यक्ति। भाषा का जो आधार है वर्णमाला, आप सब जानते हैं। ध्वनियों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। सार्थक या निरर्थक शब्दों की रचना इन्हीं ध्वनि समूहों से होती है। वाक्य का निर्माण सार्थक शब्दों के सम्मिलित रूप से होता है और इसी से भाषा बनती है। भाषा शिक्षण हेतु वाक्य, शब्द, वर्ण सभी का ज्ञान आवश्यक होता है। अक्षर क्या होता है? जिसका क्षरण ना हो, जिसका नाश ना हो, वो अक्षर कहलाते हैं। वर्णों को अक्षरों के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ध्वनि को शाश्वत सर्वविदित है। मौखिक भाषा हेतु ध्वनियों के प्रतीक लिपि चिन्हों की आवश्यकता होती है और प्रतीक चिन्हों के माध्यम से ही वर्णमाला बनती है। वर्णमाला या लिपि का घनिष्ठ संबंध है। वर्ण एक ध्वनि है। वर्ण क्या है? एक ध्वनि है और लिपि उसका चिन्ह है जो ध्वनि को व्यक्त करता है। वर्णमाला की समानता होने पर लिपि वैषम्य हो सकता है। जैसे हिंदी और बांग्ला की वर्णमाला एक ही है, फिर भी दोनों लिपियों में भिन्नता है। हिंदी की वर्तनी में ह्रस्व दीर्घ स्वरों की अशुद्धियाँ अधिक होती है। प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों की उत्तर कुंजियाँ पुस्तिकाएं देखने से विदित होता है कि छात्र लेखन कार्य में वर्तनी संबंधी त्रुटि करते हैं। हिंदी भाषा वर्तनी शिक्षा हेतु अध्यापक को छात्रों के द्वारा की गई त्रुटियों का ज्ञान होना चाहिए, साथ ही यथासंभव उन्हें दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए। हिंदी वर्णमाला प्राय संस्कृत के आधार पर बनी है। संस्कृत की कुछ ध्वनियाँ हिंदी में लुप्त हो गई है, उनके स्थान पर कुछ नई ध्वनियाँ प्रयुक्त होने लगी है। अशुद्ध वर्तनी के कारण, एक तो लेखन की असावधानी अशुद्ध वर्तनी का मुख्य कारण है। हम ध्यान नहीं देते हैं कि कहाँ शिरोरेखा खींचनी, कहाँ पर शिरोरेखा नहीं खींचनी है ना। शिरोरेखा कहाँ खींची जाएगी, कहाँ कम खींची जाएगी, कहाँ पर किस शय के ऊपर सिरोरेखा आएगी, किस पर नहीं आएगी, है ना। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। मात्राओं की अपर्याप्त ज्ञान जो है, बच्चों को मात्राओं का उपयुक्त ज्ञान नहीं होने के कारण भी अशुद्धियाँ होती है। और आप देखेंगे कि व्याकरण का अधूरा ज्ञान, व्याकरण का अधूरा जो ज्ञान होता है वो भी कहीं ना कहीं अशुद्ध उच्चारण में हमारा सहायक होता है, यानी कि शुद्ध उच्चारण नहीं करा पाता है। अशुद्ध उच्चारण अगला है हमारा अशुद्ध उच्चारण। बालकों की वर्तनी अशुद्धियों का एक कारण है ये भी। और फिर उसके बाद जो अगला हमारा आता है वो आता है संशोधन के अभ्यास का अभाव। संशोधन के अभ्यास का अभाव, फिर है अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन का अभाव, फिर आपके सांवेगिक तत्व है, बुद्धि की न्यूनता है। ये मोटे मोटे जो बिंदु है आप इनको भी याद कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वर्तनी शिक्षण के उद्देश्य, वर्तनी शिक्षण उद्देश्य क्या है? छात्रों को शुद्ध वर्तनी का ज्ञान कराना। पहला बिंदु, छात्रों में शुद्ध वर्तनी लिखने की क्षमता और कौशल को विकास करना, इसका विकसित करना। छात्रों में वर्तनीगत अशुद्धियों का निदान कराना, वर्तनीगत भेद करना सिखाना और छात्रों में शब्दों की पहचान सिखाना चाहिए, है ना। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का निराकरण कैसे हो? स्वयं संशोधित करके, कोश उपयोग है, शुद्ध लेखन है, शुद्ध शब्द सूची प्रदर्शन है, अशुद्धियों का सत्य निरीक्षण है। अगला हम बिंदु देख रहे हैं शुद्ध उच्चारण अभ्यास विधि। इसके माध्यम से होता है सुलेख अभ्यास विधि के माध्यम से, व्याकरण नियम विधि के माध्यम से। व्याकरण के निम्न बिंदु इसमें सहायक होते हैं, जैसे बहुवचन बनाने वाले नियम सिखाना, क्रिया संबंधी ज्ञान कराना, कारक ज्ञान है, संयोजक अवयव ज्ञान है, उपसर्ग प्रत्यय ज्ञान है, वर्णों का संयुक्त प्रयोग है, शारीरिक दोषों को दूर करना। अगला क्या बिंदु है? शारीरिक दोषों को दूर करना। खेल विधि है आपकी, अगला बिंदु है अध्यापक द्वारा संशोधन। फिर आपका हो जाता है खेल विधि।
आपका बिंदु अगला आ जाएगा खेल विधि के माध्यम से, अक्षर विन्यास प्रतियोगिता के माध्यम से। श्याम पट्ट का ध्यान रखें। अशुद्ध शब्दों की त्रुटियां छात्र 5 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? 5 बार। संपूर्ण कक्षा का विभाजन 2 वर्गों में किया जाए, फिर किसी शब्द की वर्तनी पूछी जाने पर दोनों समूह अलग अलग बताया जाए। श्याम पट्ट पर एक शब्द लिखा जाए। सभी छात्रों कुछ समय तक देखें, उसके बाद पुनः मिटा करके बालकों से वर्तनी शुद्धिकरण कराया जाए। अक्षर शब्द सूची, अक्षर विन्यास अभ्यास, इसका ध्यान रखें। मूल्यांकन कैसे करें? तो वर्तनी के मूल्यांकन की दृष्टि से वस्तुनिष्ठ परीक्षा जैसे लेते हैं उसे निम्न प्रश्न लगाए जाते हैं कि राइट टिक लगाए। अर्क या अर्क में कौन सा शुद्ध है, कौन सा विन्यास सही है ना, तो उसका अध्ययन करेंगे। कौन सी वर्तनी शुद्ध होगी, जैसे इसमें दे दिया कौन सी इसमें वर्तनी शुद्ध होगी, ये बताना होता है। उसके बाद है वाचन कौशल। अगला जो हमारा कौशल आता है वो आता है वाचन कौशल। वाचन कौशल का जो मुख्य उद्देश्य है वो है मौखिक अभिव्यक्ति। वाचन का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, चाहे वो मौन वाचन हो, चाहे तो वो सहस्वर वाचन हो। वाचन का महत्व होता है बहुत ज़्यादा जीवन में। वाचन शिक्षण में या जीवन में अभिव्यक्ति के साथ ही हमें वाचन की आवश्यकता पड़ती है। जीवन में बहुपक्षीय सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु वाचन की आवश्यकता पड़ती है। वाचन एक कला है। उपयुक्त ढंग से किया गया वाचन दूसरे व्यक्ति पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। अभिव्यक्ति की संप्रेषणीयता वाचन से ही मानी जाती है। इस कला का आश्रय लेकर व्यक्ति सामाजिक कार्यों में लोकप्रिय हो जाता है। वाचन वाणी का आभूषण है। संस्कृत भाषा में कहा गया है कि वाग्भूषणम भूषणम अर्थात वाणी ही श्रेष्ठ आभूषण है। अतः ल्यूड्स के अनुसार कहा जा सकता है कि वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक वाचन क्या है? एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता के द्वारा संचित ज्ञान से परिचित हो सकता है। वाचन वह क्रिया है जिसमें प्रतीक ध्वनि अर्थ साथ साथ चलते हैं। कैथरीन कहते हैं कि वाचन वह जटिल प्रक्रिया है जिसमें दृश्य श्रव्य गति वाही सर्किटों को मस्तिष्क अधिगम केंद्र संबंधित निहित है। डोनाल्ड मायल वाचन व लेखन की तुलना करते हुए कहते हैं कि लिखने में मौखिक भाषा को स्थायी रूप प्रदान किया जाता है और वाचन में इसके विपरीत कार्य किया जाता है। वाचन के मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को शब्दों और ध्वनि को उच्चारण का उचित ज्ञान कराना, जिससे वाचन में शब्दों का उच्चारण शुद्ध रूप से कर सके। छात्रों में उच्चारण त्रुटियां दूर करना, विराम चिन्ह, लय, बलाघात, आरोह अवरोह व संहित इत्यादि का ज्ञान कराना। पठन के साथ साथ अर्थ अवबोध पर ध्यान देते हुए प्रभावशाली ढंग से वाचन कराना। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। पढ़ने में रुचि जागृत करते हुए छात्रों को स्वाध्याय की ओर उन्मुख करना। वाचन का महत्व। अगला बिंदु हमारा वाचन का महत्व। वाचन का महत्व जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में है। वाचन में साधारण रूप से पढ़ने की अपेक्षा शुद्धता, स्पष्टता और प्रभावोत्पादकता अधिक होती है। वाचन के माध्यम से हम साहित्य के विशाल साम्राज्य में प्रविष्ट होते हैं और इस पद संहिता में तात्पर्य उस शब्द समूह से है जिसका उच्चारण एक साथ करना सुविधाजनक व अर्थबोध में सहायक होता है। पद संहिता अल्प विराम प्रदर्शित की जाती है। इसमें अर्थबोध में सरलता होती है। संतुष्टि से हमें अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। वाचन की शुद्धता के द्वारा हम संभाषण करना सीखते हैं, जिसे हमें देश व समाज में ऊंचा दर्जा प्राप्त होता है। वाचन के हम भेद की बात करें तो 2 भेद होते हैं वाचन के। कौन कौन से वो? एक सहस्वर वाचन और दूसरा मौन वाचन। एक एक वाचन का हम अध्ययन करेंगे, सहस्वर वाचन और मौन वाचन का। अब सहस्वर वाचन के भी 3 भेद होते हैं। सहस्वर वाचन की हम बात करें कक्षा शिक्षण की दृष्टि से 3 भेद है: आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और समवेत वाचन। आदर्श वाचन किसे कहते हैं? ये हम सहस्वर वाचन की बात कर रहे हैं, मौन वाचन की नहीं। इसमें आदर्श वाचन होता है, अनुकरण वाचन होता है, समवेत वाचन होता है। आदर्श वाचन की हम बात करें, महत्वपूर्ण बिंदु है तीनों ही: आदर्श वाचन,
अनुकरण वाचन और समवेत वाचन। आदर्श वाचन कक्षा में भाषा अध्यापन से पूर्व शिक्षक गद्य पद के अंश का सस्वर वाचन करता है। इससे वाचन करता है, विराम चिन्ह का ध्यान दिया जाता है, अन्यथा वाचन को प्रभाव कम हो जाती है। अनुकरण वाचन यानी कि जो अध्यापक पढ़ा रहा है उसका अनुकरण करेंगे। इसमें आदर्श वाचन में आदर्श वाचन कौन करता है? अध्यापक करता है, शिक्षक के द्वारा आदर्श वाचन किया जाता है। अनुकरण वाचन कौन करता है? छात्र करते हैं। और समवेत वाचन का मतलब होता है सामूहिक रूप से किया गया वाचन होता है। इसमें छात्र छात्र आपस में ग्रुप बना करके इसका वाचन करते हैं, ये समवेत वाचन के अंतर्गत आता है। सहस्वर वाचन का क्या महत्व है? सहस्वर वाचन से बच्चा शुद्ध उच्चारण करना सीखेगा। दीक्षांत भाषण भी सहस्वर ही होता है। विधानसभा और लोकसभा में हमारे नेता भाषण देते समय प्राय वाचन का प्रयोग करते हैं। औपचारिक अवसरों पर यह होता है, वाद विवाद गोष्ठियों आदि में सहस्वर वाचन का प्रयोग किया जाता है। सहस्वर वाचन की हम बात करें तो सहस्वर वाचन में महत्व अगर देखें तो सहस्वर वाचन का कुछ महत्व, जैसे कि शुद्ध व प्रभावशाली वाचन वक्ता के व्यक्तिगत को प्रभावशाली बना देता है। सहस्वर वाचन वार्तालाप को रुचिकर बना सकता है, जैसे सेमिनार, गोष्ठी, सम्मेलन इत्यादि में। सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, इसमें सामाजिक उत्सवों में भी सहस्वर वाचन की आवश्यकता होती है। रामायण, महाभारत इत्यादि का वाचन प्रभावशाली हो तो कहना ही क्या। सहस्वर वाचन में व्यक्ति आत्मविश्वास जागृत होता है। व्यक्ति इस प्रमुख गुण से विभूषित होकर समाज में लोकप्रिय हो जाता है। सहस्वर वाचन की विशेषताओं की हम बात करें, क्या होगा इसमें? सहस्वर वाचन में छात्रों को शब्द ध्वनियों का ज्ञान हो जाएगा। इससे ज्ञान हो जाएगा छात्रों को। फिर उसके बाद में शिक्षकों को चाहिए कि शिक्षण कार्य करते समय उन्हें अर्थ प्रतीति भी कराएं, जब तक बालक ठीक ठाक शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाता है। वीर है, विवत्स है, वात्सल्य, जो रस है उसके अनुसार वाचन होना चाहिए। जिस प्रकार का रस है उसी प्रकार का वाचन, उसी प्रकार की भावभंगिमा होनी चाहिए। सहस्वर वाचन की कुछ विधियां हैं। इसमें आपके अनुकरण विधि है, वाक्य शिक्षण विधि है, स्वरोच्चारण विधि है, देखो कहो विधि है, भाषण शिक्षण विधि है, संगीत विधि है, अर्थबोध विधि है, ध्वनि साम्य सामूहिक पठन विधि है, साचर्य विधि और कहानी विधि है। ये कुछ विधियां हैं। अनुकरण विधि में वही होता है, सेम विद्यार्थी अनुकरण करते हैं अध्यापक का। इसमें अध्यापक का विद्यार्थी अनुकरण करेंगे, जिस भी भाषा में उसी भाषा में अनुकरण करेंगे। वाक्य शिक्षण विधि, बालक अपने संपूर्ण मनोभावों को मातृभाषा में व्यक्त करने का प्रयास करता है। प्रारंभ में हमारी दृष्टि संपूर्ण वाक्य पर पड़ती है, उसके बाद शब्दों पर और उसके बाद छोटे छोटे अंशों पर। फिर हम बात करेंगे स्वरोच्चार विधि, यानी कि स्वरों को उच्चारण करके देखना, विद्यार्थी को पता चले किस प्रकार का उच्चारण, शुद्ध उच्चारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देख और कहो विधि, देख और कहो विधि ये बड़ी चर्चित विधि रही है। इस विधि में जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि पहले बालक का परिचय शब्दों में बताया जाता है। इस हेतु चित्रों का प्रयोग आवश्यक है। चित्रों के ऊपर या नीचे उनका बोध कराने के लिए शब्द लिखे रहते हैं। चित्रों के बड़े आकार का ही रखा जाता है, इसमें बालक उन्हें देख सके। अब भाषण तकनीकी विधि, देख और कहो विधि, फिर भाषण तकनीकी विधि। भाषण तकनीक शुद्ध उच्चारण में सीता वाद्य यंत्र है, जितने भी वाद्य यंत्र जो मीडिया का प्रयोग करता है वो भाषा शिक्षण तकनीकी विधि के अंतर्गत ही आएगा, जो भी मीडिया प्रयोग किया जाता है। उच्चारण में जिससे क्या होगा, उच्चारण में एक रूपता आएगा, व्यवस्थित रूप से शिक्षा प्रदान करना। ये पद्धति खर्चीली थोड़ी, इस बात को ध्यान रखना होगा। अब है अक्षर बोध विधि। अक्षर बोध ये विधि विश्व के सर्वप्राचीन विधि है। क्रमबद्ध ढंग से वर्णमाला विभिन्न अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है। क, लय, कल, इस प्रकार से इसमें अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है। ध्वनि साम्य विधि, इसके अंतर्गत इस ध्वनि साम्य विधि में शब्दों को ध्यान में रख करके और ध्वनि साम्यता रखने वाले शब्दों को एक साथ रखा जाता है। जैसे आप जो भी मगन है, लगन है, भगन है, ऐसे ध्वनि साम्य होता है। यानी कि एक जैसे ध्वनि जिन शब्दों की होती है उन शब्दों को एक साथ रखना ध्वनि साम्य विधि होती है। सामूहिक पठन विधि, इस विधि में अध्यापक द्वारा पूरी कक्षा में पद गीत सुनाया जाता है। आओ आओ हम सब झूला झूले, पैर बढ़ाकर नभ को छूले, इस प्रकार से गा करके अध्यापक बताता है। आओ हम सब आओ हम सब झूला झूले, पैर बढ़ाकर नभ को चूले, है बाहर सावन की आई, देखो श्याम घटा नभ
छाई। अब है साहचर्य विधि। साहचर्य विधि में क्या होगा आपके, इस विधि का प्रयोग यूरोप इत्यादि देशों में अधिक हुआ है। आविष्कारक है मोरिया मोंटेसरी। साहचर्य विधि की इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर मारिया मोंटेसरी, आपको याद रखना है। साहचर्य विधि के क्या है, ये संस्थापक है। इस विधि का आविष्कारक है मारिया मोंटेसरी। साहचर्य विधि का बालक की अनुभूत वस्तुओं का संकलन करके इसमें प्रयोग किया जाता है। अभ्यास कराया जाता है बार बार इसमें बच्चे से। कोई शब्द या पद ढूंढने के लिए कहा जाता है। कहानी विधि, इसमें बच्चों को कहानी कहानी के माध्यम से पढ़ाया जाता है, कहानी कहानी के माध्यम से सिखाया जाता है। यह आपके हो गया कहानी विधि। सहस्वर वाचन की कुछ सावधानियां हैं। सहस्वर वाचन में सावधानियां, सहस्वर वाचन करते समय क्या करना है, कुछ सावधानी रखनी। विद्यार्थियों को ध्वनि और निर्दोष स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। वाचक का सहस्वर माध्यम होना चाहिए। सहस्वर वाचन खड़े होकर के किया जाए। पुस्तक बाएं हाथ में रखनी चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण है। पुस्तक किस हाथ में होनी चाहिए, बाएं हाथ में होनी चाहिए। पुस्तक आंखों से कम कितनी दूरी पर होनी चाहिए, ये पूरा पूरा बिंदु महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। इसको मोस्ट लगा लेना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि बाएं हाथ में पुस्तक होनी चाहिए। आंखें कम से कम 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखनी चाहिए। पुस्तक इस प्रकार से पकड़ी जाए कि 135 डिग्री का कोण बन रहा हो। भाव के अनुसार स्वर में उतार चढ़ाव आरोह अवरोह होना चाहिए। कक्षा में सहस्वर वाचन काल में अनुशासन स्थापित हो। शिक्षक को वाचन करते समय कक्षा पर भी दृष्टि रखनी चाहिए। कक्षा में सहस्वर पाठ कराते समय सभी छात्र, चाहे वे प्रतिभाशाली हो या पिछड़े, वाचन कार्य करें। वाचन काल में विद्यार्थी सीधे सीधे खड़े होकर के वाचन करें। सहस्वर वाचन के दो भेद है, व्यक्तिगत और समवेत। सहस्वर वाचन की कुछ कुशलताएं। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग। सहस्वर वाचन के हेतु कुछ कुशलताएं हैं। सहस्त्र वाचन में जो कुशलताएं हैं उनमें कौन कौन सी आएगी, एक तो आप उच्चारणगत शुद्धता, एक कुशलता क्या आएगी, उच्चारणगत शुद्धता। वाचन की स्पष्टता, वाचन की स्पष्टता। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए, कहाँ पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग हो। ध्वनि परिवर्तन है, बलाघात है, वाचन मुद्रा है, ध्वनि अवश्यता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे इसके। अब हम बात करते हैं सहस्त्र वाचन के दोष। सहस्त्र वाचन के दोषों की हम बात करें तो वाणी संबंधी दोष हो जाते हैं, इसमें मनोवैज्ञानिक दोष हो जाते हैं, ज्ञान संबंधी दोष हो जाते हैं, अभ्यास संबंधी इसके अंतर्गत दोष हो जाते हैं। वाणी संबंधी दोषों की हम बात करें तो बालक पढ़ते समय हकला जाता है तो वाणी संबंधी दोष हो गया। रुक रुक कर पढ़ रहा है तो वाणी संबंधी दोष हो गया। मनोवैज्ञानिक दोष की हम बात करें तो कुछ बालक भय के कारण रुक रुक करके पढ़ते हैं तो ये क्या हो गया, आपके मनोवैज्ञानिक दोष हो गए। ज्ञान संबंधी दोष, कुछ बालक ये नहीं जानते किस शब्द को कहाँ बलाघात देना है, कहाँ स्वराघात देना है। और अभ्यास संबंधी दोष। सहस्त्र वाचन के दोषों का निराकरण कैसे हो, बालक हकला रहा है, तुतला रहा है तो प्राय मनोवैज्ञानिक होता है। आदत अतः अभ्यास सहयोग के मनोवैज्ञानिक दोषों को दूर किया, जैसे कान नाक आँख संबंधित दोषों को दूर करने की डॉक्टरों की सलाह ली जानी चाहिए। पाठ्य सामग्री रोचक हो, वह सरल और बालक मानसिक स्वास्थ्य के अनुकूल हो। जीव को फिराने वाले अभ्यास कराए जाएं इसमें। अब हम बात करते हैं मौन वाचन। अगला जो हमारा बिंदु है वो है हमारा मौन वाचन का। मौन वाचन के क्या उद्देश्य हैं, मौन वाचन है क्या, तो विषय वस्तु को मन ही मन पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना मौन वाचन है। मौन वाचन दो प्रकार का होता है जिसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे।